नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल, मेरे साथ हैं विपिन चौबे और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बेहद ही बड़ा सवाल। ट्रंप की सबसे बड़ी फांस, ईरान के पास कितने प्रक्षेपास्त्र? जी हां, एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति चेहरे पर साफ कंफ्यूजन है, अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री के चेहरे पर, और दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियां CIA और मोसाद, जिनका गणित भी अब फेल होता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में 220 मिसाइलों की बौछार, ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर ईरान के पास कुल कितने प्रक्षेपास्त्र हैं? अब तक के अनुमान कहते थे सीमित संख्या, तय रेंज, कंट्रोल ताकत, लेकिन जमीन पर जो दिख रहा है वो इन सभी आकलन को चुनौती दे रहा है। क्या बिल्कुल हर नए हमले के साथ तस्वीर धुंधली होती जा रही है? सवाल अब सिर्फ हमलों का नहीं है, सवाल है उस छपे हुए स्टॉक का जिसकी सटीक जानकारी दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों के पास भी नहीं थी। और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब दुश्मन की ताकत का सही अंदाजा ना हो तो हर अगला वार पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। देखिए, इस पर करेंगे चर्चा। मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी होगा, सब उनसे कराएंगे आपका परिचय। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक कर दिया गया है। ड्रोन से फ्यूल टैंक्स को निशाना बनाया गया है। अटैक से फ्यूल टैंक में लग गई है भीषण आग। तस्वीरें आपके सामने। ये तस्वीरें कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक की है। लगातार कुवैत ये चिंता जाहिर कर रहा है कि हमले लगातार बढ़ रहे हैं और जवाब देना चाहिए। और इस बीच कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो ऑयल टैंक्स हैं, रिजर्व ऑयल टैंक्स, उनको निशाना बनाया गया है। और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 80वीं लहर। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर अटैक, इजराइल में ईरान का विध्वंसक हमला, खाड़ी देशों पर ईरान का मिसाइल अटैक। और ईरान के तब्रीज में इजरायली अटैक लगातार हो रहे हैं। राबे रशीदी कॉम्प्लेक्स पर हवाई हमला किया गया है। रशीदी कॉम्प्लेक्स से निकलता दिखा धुएं का गुबार। यह तस्वीर आपके सामने। और यह रशीदी कॉम्प्लेक्स है जिस पर हमला किया गया है। और उसके बाद देखिए कैसा विध्वंस वहां पर देखने को मिला। और बगदाद में विक्टोरिया बेस पर अटैक किया गया है। ईरान समर्थित मिलिशिया ने यह ड्रोन अटैक किया। ANMPQ-64 रडार को निशाना बनाया। UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर भी हमला किया। तो बगदाद में अमेरिकी विक्टोरिया बेस पर यह ईरान का अटैक, ड्रोन से यह अटैक किया गया। वहां पर हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है, रडार को निशाना बनाया है। और यह अटैक्स लगातार वेस्ट एशिया में जहां जहां अमेरिकन बेसेस हैं जारी है, जैसे बगदाद में। और दक्षिणी लेबनान के बिंत जबील में स्ट्राइक देखने को मिली है। हिजबुल्लाह का एंटी टैंक मुख्यालय तबाह हो गया इस हमले में। इजरायली फोर्स की 91वें डिवीजन का यह एक्शन है। ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के मौत की खबर दर्ज की गई है। और दक्षिणी लेबनान में IDF का ग्राउंड ऑपरेशन। IDF ने 8 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड टनल को ध्वस्त कर दिया। इजरायली आर्मी ने हथियार भी बरामद किए। तो देखिए, इजरायल ने एक अटैक में 8 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया, हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड टनल को ध्वस्त कर दिया, उनके हथियार जब्त किए। तस्वीरें हम आपको उन्हीं हथियारों की दिखा रहे हैं। साउथ लेबनान में लगातार इजरायल का ऑपरेशन जारी है। वहां तो बल्कि उनकी ग्राउंड फोर्सेस भी हैं और वहां पर वो लगातार अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। कभी वो एयर स्ट्राइक करते हैं, कभी मिसाइल से स्ट्राइक करते हैं, कभी वो टैंक से स्ट्राइक करते हैं, कभी ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं। साउथ लेबनान में लिटानी नदी के तमाम पुलों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, जिससे हिजबुल्लाह का मूवमेंट ना हो पाए, उनके जो तमाम रसद है या जो दूसरी चीज़ें जो उनके लॉजिस्टिक्स जो उन तक आ रहा है वो ना पहुंचे। और अब देखिए, एक टनल जो हिजबुल्लाह की थी उसको ध्वस्त करने के बाद कैसे कैसे हथियार इजरायल की सेना ने जब्त किए। और खबर यह है कि अमेरिका बातचीत की पेशकश कर रहा है, लेकिन ईरान का संदेश साफ है कि इजरायल का कोई भी कोना नहीं बचेगा और किसी को नहीं छोड़ेंगे। और पिछले 24 घंटों में ईरान की तरफ से हुए हमले इसकी तस्दीक करते हैं।
एक दिन में ईरान ने इजराइल पर एक साथ 220 मिसाइलें दागी हैं, जो इस युद्ध में ईरान की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल बराज अटैक है। और सबसे ज्यादा तबाही वाले इजरायली इलाकों की बात करें तो तेल अवीव, हाइफा, बनी ब्राक और पेटा तीकवा जैसे शहरी क्षेत्रों का नाम सामने आ रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घनी आबादी वाले इलाकों में ज्यादातर असर देखा गया है, जहां नुकसान की आशंका भी ज्यादा रहती है। कुछ जगहों से इमारतों को नुकसान पहुंचने और ढहने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी होना बाकी है। घायलों की संख्या को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन आधिकारिक संख्या में बदलाव संभव है। पिछले 24 घंटे में हुए हमलों में ईरान के कई बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल की बात कही जा रही है, जिनमें फतेह 2, सिजिल, इमाद और खोरमशहर 4 शामिल है। फिलहाल स्थिति तेजी से बदल रही है और हर नई जानकारी की पुष्टि लगातार की जा रही है। ईरान का इस बीच दावा यह है कि उसकी नई पीढ़ी की मिसाइलें जो तैयार थी, हमने उनका इस्तेमाल किया है। एयर कमांडर काले, क्या आपको लगता है कि ये जो लुका छिपी शुरू हुई थी 5 दिन का, जो ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया, उसके बाद अब यहां ईरान और इजराइल लगातार एक दूसरे को मार रहे हैं, ये जो इस वक्त हो रहा है, इसका क्या ट्रंप के जो, अगर ये माने कि अगर 1% भी ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये वॉर रुके, तो आपको लगता है कि इससे होगा कुछ? देखिए समीर जी, इसमें बड़ा क्लियर है कि जो ऑब्जेक्टिव्स थे, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इजरायली ऑब्जेक्टिव्स और यूएस के ऑब्जेक्टिव्स जो थे इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में बिल्कुल साथ नहीं है। और यूएस के एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखिए, मैंने पिछली बारी भी बोला था, ईरान से उसको कोई डायरेक्ट अटैक का खतरा कभी नहीं रहा है। तो देयरफॉर पिछले कई दिनों में हम देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर जो इजराइल के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेटेड हमले हो रहे हैं, वो इजराइल एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। और जैसे जैसे ये समय बीतता जाएगा, इजराइल की सिचुएशन एक्चुअली खराब होती जाएगी। और एट द सेम टाइम ईरान के ऊपर इतने हमले होने के बावजूद ईरान, बिकॉज इट्स मच लार्जर इन साइज, एंड वो इस पनिशमेंट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो वो इस पनिशमेंट को एब्जॉर्ब करके अपने आर्सेनल को सेफ रख के आज वो वापस हमला कर रहा है। तो ये जो सिचुएशन है, ये बहुत ट्रिकी हो रही है। नेक्स्ट कुछ दिनों में एक्चुअली ये पॉसिबिलिटी है कि यदि ईरान के पास और मिसाइल बचे हैं जैसा आप अभी डिस्कस कर रहे थे कि एक्चुअली कितने मिसाइल उनके पास हैं, ये अभी किसी को पता नहीं है। और जो नए नए सीरीज ऑफ सर आप प्लीज आप ब्रेक लीजिए, तब तक मैं डॉक्टर शुभ्रा चौधरी से एक बार सवाल पूछता हूं और मैं कहूंगा सर तक जरा पानी पहुंचाने की कोशिश करें। डॉक्टर शुभ्रा, अमेरिका को अगर देखा जाए और उसका इतिहास देखा जाए, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह का लॉलीपॉप वो देने की कोशिश कर रहे हैं, पहले 24 घंटे का अल्टीमेटम, फिर 5 दिन का सीज फायर, फिर वो कह रहे हैं बातचीत हो रही है, हम 1 महीने का सीज फायर करेंगे, क्या ईरान इतना मासूम है कि अमेरिका के इस लॉलीपॉप पर भरोसा कर लेगा? क्योंकि वो जानता है कि इस युद्ध में अमेरिका फंस गया है, अमेरिका को खुद को दोबारा से खड़ा करने के लिए एक ब्रेक चाहिए, और वो अगर मिल गया तो दोगुनी ताकत के साथ अमेरिका वॉर करेगा। कुछ ऐसा चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में? देखिए, जहाँ तक बात रही कि अमेरिका 1949 से लेके आज तक वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में हर साल कोई ना कोई वॉर करवाया है और $12 ट्रिलियन का मिडिल ईस्ट को ही लॉस करवाया है। जहाँ तक बात रही कि यही अमेरिका था जिसने ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल में यूटिलाइज किया था ईरान को, निकारागुआ में जो कॉन्ट्रास थे उनको इजराइल के थ्रू दिया गया था आर्म्स एंड आर्मामेंट्स। तो उस समय तो खोमेनी की रजीम थी, लेकिन ये यूएस तभी था। अब एक दिलचस्प बात यह है कि अभी जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके $27 बिलियन खर्च हुए हैं इतने दिनों के वॉर में, लेकिन ट्रंप फैमिली ने, और इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ट्रंप फैमिली ने 9,300 करोड़ रुपए कमाए हैं। 9,300 करोड़ रुपए ट्रंप फैमिली ने कमाए हैं। पहला, जैरेड कुशनर, उनका कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं है, उनको वॉलंटियर बोला जाता है व्हाइट हाउस के अंदर, क्योंकि 1967 का एक एंटी नेपोटिज्म एक्ट है। लेकिन यही जैरेड कुशनर को अपने फर्म एफिनिटी पार्टनर्स के लिए $2 बिलियन सऊदी अरेबिया से मिले थे और बाकी के गल्फ कंट्रीज के सॉवरेन वेल्थ फंड से। मार्को रूबियो जिन्होंने यूएस एड को खत्म कर दिया और यूएस एड का सारा पैसा इस वॉर में जा रहा है, उन्होंने इजराइल को पिछले साल ही $4 बिलियन का आर्म्स एक चीज थोड़ा सा क्लियर करिए, क्या इस युद्ध में अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है? खुद को निकालने के लिए, दोबारा खड़ा करने के लिए वो इस तरह का ब्रेक देना चाहता है, लेकिन ईरान उसके ट्रैप में नहीं फंस रहा है? एक लाइन में जरा जवाब दीजिए।
अमेरिका ने 5 दिन का सीज फायर या क्यों दिया? क्योंकि उसको मार्केट्स को काम करना था, लेकिन कोई पता नहीं कि फ्राइडे के बाद मरीन्स और पैराट्रूपर्स खर्ग आइलैंड पे लैंड करेंगे कि नहीं। ईरान को ये गेम बहुत अच्छे से पता है। ईरानियन सीज फायर के लिए बात नहीं कर रहे हैं। ये ट्रंप शायद अपने आप से बात कर रहे हैं, फारसी में बात कर रहे हो या अंग्रेजी में, लेकिन अपने आप से बात कर रहे हैं। यही तो ईरान की सेना के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि ईरान में लगता है ट्रंप अपने आप से बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हमें पता नहीं वो किससे बात कर रहे हैं। और ट्रंप कह रहे हैं कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो सबसे बड़ा शख्स है और हम सही जगह बात कर रहे हैं। खैर, अब आने वाले वक्त पता चलेगा कि ईरान में कौन है वो जो ट्रंप से बात कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अमेरिका के लिए एक बुरी खबर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर फिर हमला किया गया है। युद्धपोत पर मिसाइल हमले का दावा किया है। लिंकन को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गई। ईरानी मीडिया ने हमले का दावा किया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला हुआ है और अगर नुकसान पहुंचा है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि यूएस अब्राहम लिंकन अमेरिका का प्राइड है, सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इस वक्त वो लेकर आए थे ईरान के पास, और अभी उसको दूर लेकर गए हैं। 1400 किलोमीटर दूर वो खड़ा है। और खबर यह है कि ईरान जंग में इराक ने सीधी एंट्री ले ली है। इराकी पैरामिलिट्री फोर्स को इसकी इजाजत मिल गई है। पीएमएफ को हमले का जवाब देने का अब छूट। यूएस इजराइल के अटैक का जवाब देने के लिए कहा गया है। 2.5 लाख अर्धसैन्य बलों की इसको लेकर तैनाती होगी। एक और जंग का मोर्चा, एक और जगह अब जंग का मैदान खोलने की और बनने की संभावना नजर आ रही है। इराक ने साफ कर दिया है कि वो अब जवाब देगा। और ईरान का एक बार फिर इजराइल में अटैक। ईरान के मिसाइल अटैक से भारी विध्वंस मचा है वहां पर। इजराइल का हदेरा पावर प्लांट तबाह हो गया। ये देखिए ईरान के अटैक की एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये इजराइल का एक पावर प्लांट है, हदेरा पावर प्लांट, जहां पर ईरान ने अटैक किया। और खबर यह है कि अभी अभी डिमोना में ईरान ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक कर दी है। डिमोना में ईरान ने किया मिसाइल से हमला। यह वो सिटी है जो न्यूक्लियर सिटी के नाम से जानी जाती है। 3 दिन पहले भी इस शहर में इतनी मिसाइलें गिराई गई थी कि इजराइल को गिनना मुश्किल था। 24 घंटे के बाद यह फिर से इस तरह का हमला, और उस शहर को बार बार निशाना बनाकर ईरान यह संदेश दे रहा है कि आपका न्यूक्लियर पावर सेंटर हमारी रेंज में है, हम जब चाहें आपको निशाना बना सकते हैं। और डिमोना में अटैक का एक और वीडियो सामने आया है। थोड़ी देर पहले ईरान ने वहां पर बड़ा हमला किया है। आग बुझाते नजर आ रहे हैं दमकल कर्मी। तो डिमोना, जिसको लिटिल इंडिया भी कहते हैं, जहां बड़ी तादाद में इंडियंस हैं, वहां पर एक पावर प्लांट भी है, नेगेव न्यूक्लियर पावर प्लांट जो वहां पर है इस वक्त इजराइल का। वहीं पर देखिए ईरान ने अटैक किया है और कैसे वहां पर फिर फायर फाइटर्स आग को बुझाते हुए दिखे। ये उसकी तस्वीरें हैं। तो आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। इजराइल पर ही दोनों अटैक की तस्वीरें हैं। ईरान ने अटैक किया है, एक तरफ हदेरा पावर प्लांट है, दूसरी तरफ डिमोना जहां पर नेगेव न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये 2 प्लांट्स हैं और इनके हदेरा को तो बल्कि नुकसान भी पहुंचा है, ये कहा जा रहा है। और इस बीच ये देखिए, ये दोनों तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि कहीं कोई सीज फायर नहीं है। जमकर एक दूसरे पर ईरान और इजराइल हमले कर रहे हैं और नुकसान भी पहुंच रहा है। ये तस्वीरें उसी की गवाह है। अब देखिए अमेरिका को अनुमान था कि ईरान के पास करीब 14 तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, लेकिन असली सवाल कुल कितना स्टॉक है, इसका सटीक आंकड़ा आज तक किसी के पास भी नहीं है। CIA और NATO की पुरानी धारणा कहती थी कि ईरान की मिसाइल रेंज सिर्फ 2000 किलोमीटर तक सीमित है, लेकिन 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हुए हमलों ने इस आकलन को ही सवालों में खड़ा कर दिया है। खुफिया एजेंसियां खुद कंफ्यूज हैं। विश्लेषकों का कहना है और यह मानना है कि ईरान ने हल्का पेलोड इस्तेमाल कर मिसाइलों की रेंज बढ़ा दी है, लेकिन असली तकनीक क्या है, कौन से मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, यह अब भी रहस्य बना हुआ है। यानी ईरान की मिसाइल ताकत जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा अनजान है, और यही अनिश्चितता अमेरिका के लिए सबसे बड़ी फांस बन चुका है। और एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। कोमोडोर काले, किस तरह से, क्या ये सिंपली मिसकैलकुलेट कर गया? आप देखिए दुनिया की सबसे बड़ी जो खुफिया एजेंसियां हैं, CIA हो, मोसाद हो, इतना बड़ा हमला करने से पहले क्या ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में वो फेल साबित हुए,
26वें दिन ये युद्ध प्रवेश कर गया है, अब भी ईरान घुटने को तैयार नहीं है, घुटने टेकने को। और अमेरिका सीज फायर दुनिया में चिल्लाता फिर रहा है। फेल हो गई पूरी जो खुफिया एजेंसियां हैं दुनिया की। तो देखिए, फेल नहीं हुई है, बट डेफिनेटली उनका असेसमेंट गलत है, इसमें कोई शक नहीं है। 12 दिन की लड़ाई के बाद डेफिनेटली उनको ये समझना चाहिए था कि ईरान विल एक्सेलरेट इट्स मिसाइल प्रोडक्शन रेट। और जब पहले इनिशियली लोगों ने अटकलें लगाई थी तो ये बोला था कि करीब 200 मिसाइलें जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने में वो प्रोड्यूस कर सकता है। परंतु ये याद रखना चाहिए कि जो भी देश कभी भी लड़ाई में जाता है और उसके बाद उसको ये अंदेशा होता है कि आगे फिर लड़ाई होने वाली है, तो वो डेफिनेटली अपनी मिसाइल प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करेगा। और ये हम मान के चल सकते हैं अब जो लग रहा है कि पॉसिबली जो शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो ज़्यादा नंबर में उसने इंक्रीज करी हैं। और ये पॉसिबिलिटी भी है कि शिप से, चाइनीज़ हेल्प से या रशियन हेल्प से कुछ और मिसाइलें उसके पास, स्पेशली एक्सटेंडिंग रेंज एक्सटेंड करने के लिए बूस्टर्स जो कि रॉकेट के पीछे लगते हैं और थोड़ा रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं, वो भी शायद उसके पास अवेलेबल रहे हैं। पर याद रखिए 2000 से 4000 किलोमीटर की जब रेंज आप किसी मिसाइल की बढ़ाते हैं तो उसमें आपकी टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टीज और बढ़ जाती हैं, बिकॉज उसकी जो एपोजी जो उसकी जो फ्लाइट ट्रैजेक्टरी है उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ द टारगेट एज वेल एज कंट्रोल ऑफ मिसाइल में जो प्रोपेलेंट चाहिए होता है वो चाहिए होता है। नटशल में यही आपकी बात का मतलब है कि मोसाद और CIA असेस नहीं कर पाए कि ईरान ने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया है हो सकने वाली वॉर के लिए, और वो अब दिख रहा है। लेकिन इसी बीच इजराइल का कराच शहर में बड़ा हमले के बाद कराच शहर में जोरदार विस्फोट के बाद कराच शहर में आग लग गई। अब देखिए, अभी आपने आपको दिखाते कैसे ईरान ने इजराइल में मारा है, अब देखिए कैसे ईरान में इजराइल ने हमला किया है। और तेल अवीव में खबर यह है कि ईरानी मिसाइलों से तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बिल्डिंग पर अब एक नई तस्वीर, एक नया वीडियो ये देखिए। बिल्डिंग पर ईरानी मिसाइल आकर गिरी और मिसाइल गिरने के बाद ये देखिए जोरदार धमाका हुआ है। ये ईरानी मिसाइल है, लगातार इजराइल के शहरों में तबाही मचा रही है। और तेल अवीव सबसे फेवरेट शहर है उसका, जहां हर 1 घंटे में एयर रेड अलर्ट सायरन बजता है। और इसके बाद कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने पर इस तरह के मिसाइल अटैक करके इजराइल को संदेश देने की कोशिश कि ईरान पर हमला करके आपने बहुत बड़ी गलती की। और सेंट्रल इजराइल में ईरानी मिसाइल अटैक हुआ है। मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम ने रोका है, आसमान में ही मार गिराई ईरानी मिसाइलें। तो देखिए, हर मिसाइल हिट कर रही हो ऐसा भी नहीं है, कुछ मिसाइलें हिट कर रही हैं, लेकिन अधिकतर मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ये ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का एक वीडियो है जिसको किसी लोकल ने अपने फोन से बनाया है। और देखिए वो दिखाते हुए कि कैसे इंटरसेप्ट की जा रही हैं ईरानी मिसाइलें। और ईरान को लेकर टेंशन में पूरा यूरोप आ गया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल साइट पर साझा की है यह रिपोर्ट, और साझा रिपोर्ट में यूरोप को लेकर चिंता जताई गई है। ईरानी मिसाइल रेंज में यूएस यूके का सैन्य बेस है। डिएगो गार्सिया तक, उसके बेस तक ईरानी हमले की आशंका है। 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया में ईरान की मिसाइलें आकर गिर चुकी हैं और इसने टेंशन बढ़ा दिया। इसीलिए ब्रिटेन अब इस युद्ध के लिए तैयार नजर आ रहा है और अपने युद्धपोतों को, अपनी पनडुब्बियों को उतारने का फैसला कर लिया है। आइए आपको दिखाते हैं अब कि यहां पर क्या युद्ध का गणित था जो बदला है। 4000 से ज्यादा जो मिसाइल की रेंज है, इसने कैसे इस युद्ध का गणित बदला है। ट्रंप ने जस्ट द न्यूज की एक रिपोर्ट शेयर की। रिपोर्ट में ईरान की लॉन्ग रेंज मिसाइलों का जिक्र है। ट्रंप की चेतावनी को रिपोर्ट से समर्थन मिला। डिएगो गार्सिया जैसे बेस भी अब सुरक्षित नहीं है, जो ईरान से 4000 किलोमीटर दूर है। मिसाइल रेंज बढ़ने से यूरोप जंग के दायरे में आ गया है। संघर्ष अब पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहा। जंग में अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की परीक्षा है। पश्चिमी देश अब रणनीति बदलने को मजबूर हैं। सिर्फ जमीन या सीमित इलाकों तक लड़ाई नहीं है, ईरानी मिसाइल पहुंच से पश्चिमी देशों में डर बढ़ा है। खैर, ये ईरान की मिसाइलें हैं जिनके बारे में तो अब हर कोई बात कर रहा है। लेकिन डॉक्टर शुभदा चौधरी, अभी आप एक बात कर रही थी, आप कह रही थी कि क्या ट्रंप की फैमिली को या ट्रंप के सरकार में बैठे लोगों को इस वॉर से फायदा हुआ है।
क्या आप ये कह रही हैं कि ट्रंप इस वॉर को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है? देखिए, ट्रंप का ये वॉर करने का 4 रीज़न था। पहला रीज़न था एप्स्टीन फाइल्स, दूसरा था रूपर्ट मर्डॉक का प्रेशर, तीसरा था इजराइल में इलेक्शंस होने वाले हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू का प्रेशर, और चौथा था कि जो इलीगल टैरिफ्स उन्होंने पूरे देशों पे लगाए थे उसके ऊपर जजमेंट आ गया था। अब पैसा कौन बना रहा है? एक तरफ से ट्रंप की फैमिली पैसा बना रही है जो बहुत सारे गल्फ कंट्रीज के साथ सोवरिन वेल्थ फंड्स में इन्वॉल्व है। दूसरी तरफ स्टीव विटकॉफ और उनके बेटे अलेक्जेंडर क्रिप्टो फाइनेंसिंग से पैसा बना रहे हैं, जिसमें वो बहुत सारे कंट्रीज में जहां जहां नेगोशिएशन करते हैं वहां वो पैसा बनाते हैं। जहां तक बात रही डीगो गार्सिया की, डीगो गार्सिया को एथनिकली क्लेंस करके यूके ने अपनी टेरिटरी बनाया था, कोलोनाइज किया था और उसको यूएस को दिया था लीज पे। कोई भी ऐसा सैटेलाइट, विजुअल, रेडार या इवन साउंड इंफॉर्मेशन नहीं है कि 4000 किलोमीटर का कोई मिसाइल या 2 मिसाइलें इंटरसेप्ट हुई हैं। पहला बात तो ये। दूसरा, ईरान ने कहा कि उसने नहीं किया है, उसका मैक्सिमम रेंज 2000 किलोमीटर का है। तीसरा, अगर ईरान ने नहीं किया तो क्या ये फॉल्स फ्लैग था और किसी और थर्ड एक्टर ने किया? जहां तक बात रही कि कोई भी तरीके का कोई भी लीगल प्रोविजन कंट्रोल करने में नहीं है, ट्रंप को खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। और जहां तक बात रही कि ट्रुथ सोशल से सिर्फ और सिर्फ वो अपनी ही कंपनी ट्रुथ सोशल का मार्केट वैल्यू बढ़ाते हैं, बेटिंग हो रही है कि कब यूएस फिर अटैक करेगा, 5 दिन बाद कहां पे क्या अटैक होगा। और अभी इजराइल में 1,07,000 से ज्यादा 1,60,000 से ज्यादा इजरायलीज 30 दिन में इजराइल छोड़ के चले गए। इजराइल का बेन गुरियन पोर्ट बंद हो चुका है, एयरपोर्ट। इजरायलीज को बोला जा रहा है कि वो इजिप्ट के थ्रू बाहर जाएं। इजराइल में एयर की मोनोपोली एल आल की है और बाकी के जो जितने भी फ्लाइट्स हैं वो अक्टूबर तक अब बंद हो चुके हैं जी। और लोगों के पास बंकर नहीं है। दिमोना में भी आसपास कौन रहता था? कि अब नेतन्याहू से लेकर डोनाल्ड ट्रंप सबके वेस्टेज इंटरेस्ट इसमें जुड़े हुए। कोई चुनाव जीतना चाहता है, कोई पैसा बनाना चाह रहा है। लौटेंगे वापस आपसे करेंगे चर्चा। इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान से युद्ध के बीच इजराइल ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। 4 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाने की अनुमति दे दी है। मतलब साफ है कि स्थिति खराब है। जो सोचकर युद्ध के मैदान में आया गया था सब कुछ वैसा नहीं चल रहा है। अब 4 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाने की अनुमति। ईरान से युद्ध के बीच इजराइल ने बहुत बड़ा फैसला किया है। ऑलरेडी 3 जंग के मोर्चे पर यह चुनाव माफ करें जंग को लड़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक बड़ी खबर सऊदी अरब से। ईरान ने सऊदी अरब में भी अटैक किया है। अल खुदैर विद्युत संयंत्र के पास यह हमला किया गया है और इस अटैक के बाद आसमान में धुआं दिखा है। तो सऊदी अरब को भी इस वॉर के पीछे एक बड़ा ब्रेन चाइल्ड माना जा रहा है और माना जा रहा है कि सऊदी अरब की एक बड़ी भूमिका है ईरान पर अमेरिका से अटैक करवाने में। इसको लेकर भी लगातार बातें हो रही हैं और सऊदी अरब पर ईरान ने बड़े हमले किए हैं जब से वॉर शुरू हुई है। उसकी अरामको रिफाइनरी, उसके जो एनर्जी इंफ्रा है और दूसरी जगहों पर भी सऊदी अरब पर अटैक हुआ है। अब अल खुदैर एक पावर स्टेशन है, उसके पास देखिए हमला हुआ है। इसी बीच एक और खबर है लेबनान से। लेबनान के दाहिए में आईडीएफ ने स्ट्राइक की है। हिजबुल्लाह का एक हेडक्वार्टर जमींदोज हो गया है। अल अमाना कंपनी के फ्यूल स्टेशन पर अटैक किया गया है। अल अमाना हिजबुल्लाह की कंपनी है जहां पर इजराइल की सेना ने अटैक किया है दाहिए में। अब देखिए ईरान का जो सरप्राइज है बाकी है ये समझने के लिए हम आपको ईरान से यूरोप तक की दूरी बताते हैं। जान लीजिए क्यों वहां पर हमले हो रहे हैं, क्या रेंज है, क्या ताकत है ईरान की, वो समझिए। ईरान से लंदन तक की दूरी लगभग 4432 किलोमीटर है। ईरान से पेरिस की दूरी 4200 किलोमीटर है। ईरान से बर्लिन की दूरी 3400 किलोमीटर है। तो कैसे ईरान की मिसाइलों की जद में ये तमाम शहर आ जाते हैं। अब देखिए खुर्रमशहर 4 ईरान की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अब रेंज की बात करें 2000 किलोमीटर की रेंज है और 1500 किलोमीटर वॉरहेड ले जा पाने में सक्षम है। लंबाई 13 मीटर, स्पीड 8 से 16 मैक। इसके अलावा बड़ी बातें, पेलोड कम करने पर यह 4000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता हो जाती है। थ्योरेटिकली ईरान की जद में लंदन, पेरिस और बर्लिन सब कुछ है, मतलब यूरोप बचा नहीं है। और डिएगो गार्सिया में हमला करके वो ये संदेश दे चुका कि हमारी रेंज बहुत ज्यादा है। कोमोडोर कॉलेज जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे कि मिसकैलकुलेट किया गया, शुरुआत से दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं वो फेल साबित हुई हैं
और जिस तरह से ब्रिटेन ने इस जंग में उतरने का फैसला, अपनी पनडुब्बी को उतारने का फैसला, तो यही समझा जाएगा कि आप उसकी रेंज में हैं। अगर वो बर्बाद हुआ तो आपको लेकर डूबेगा और अमेरिका से दोस्ती का खामियाजा पूरा यूरोप को भुगतना पड़ सकता है। अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा शायद। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसको आप इस तरह से देखिए, और इस तरह से मैं देखता हूं कि जो मिसाइल अटैक हुआ है वो या तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, या ईरान ने जो है अपनी मिसाइल की रेंज एक्सटेंड करी है। परंतु उसका रिजल्ट क्या रहा? एक्चुअली एक मिसाइल, आई बिलीव, लोग कह रहे हैं कि वो रास्ते में कहीं गिर गया, और दूसरा मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट हो गया, और इसका कोई एक्चुअली, जैसे अभी हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने बोला कि उसका कोई प्रूफ नहीं है, कहीं पर कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि ये हुआ। देखिए, इजराइल की ये, ईरान की ये टैक्टिकल एक्चुअली मिस्टेक है। अगर आप मिलिट्री एनालिसिस की तरफ से देखें तो ये टैक्टिकल मिस्टेक है, बिकॉज इसमें स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ी गलती हो गई है कि यूरोप को एक तरह से खतरे में डालने से आप यूरोपियन फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व हो गई। ईरान के प्रतिनिधि अब्दुल माजिदी का बयान, जंग रोकने के लिए हमारी शर्तें माननी होंगी, सभी देश इस समस्या का हल निकालें, यह कहा है हकीमी ने। TV9 के सत्ता सम्मेलन में उनके अलावा इजराइल के राजदूत भी आए थे। उन्होंने भी कहा 25 साल से ईरान से डायरेक्ट संघर्ष टाला। रूए नजार, जो कि इस वक्त भारत में इजराइल के राजदूत हैं, उन्होंने कहा हमारे पास फिलहाल कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हमें ये जंग करनी पड़ी। Actually, Iran wants to stop this war immediately, but by some conditions. We want to stop it. We know that there are a lot of innocent people are suffering due to this war. And the economy is affected by this war. The world economic is affected by this war. We have to stop it. But what I say is that instead to call the other countries to come together and fight against Iran, no, please call other countries to come and solve these problems. They have to know who started against us. We tried for 25 years to avoid a direct confrontation with Iran, trying everything that we have, diplomacy, sanctions, whatever, trying to disrupt their plan. And we used this time, these 25 years, to build our economy. Our economy back in the year 2000 was about $10,000. Now it's $65,000 per capita, okay? So we used our time. We tried to postpone this war, but we didn't have any choice at this moment because the Iranians were going to go immune, and they continue with their plan. और TV9 के सत्ता सम्मेलन में बोले हैं अब्दुल माजिदी, जंग की शुरुआत इजराइल ने की, खत्म भी वही करें। ईरान अपने लिए लड़ रहा है, उसे न्याय चाहिए। TV9 के सत्ता सम्मेलन में बोले इजराइल के राजदूत, इजराइल लक्ष्य हासिल करके रहेगा। रूए नजार, पहला रिजीम चेंज, दूसरा न्यूक्लियर प्लांट खत्म करना हमारा लक्ष्य है। They initiated this war against us. This is the second time they started. The first time we were on the negotiation table, but they break it down and they initiated the war against us, which is named by 12 Days War. After that, we said it's okay. We stopped the war because we don't want anyone in the world to be harmed by this crisis. Again, we were on the negotiation and they initiated this war to us. Now there is no trust between us and other countries. How we can trust on them and they will not repeat it? Because they used to attack other country. They used to initiate war against other countries. And the history shows us how they were dealing with other countries. We heard something very positive from President Trump yesterday. And then there was a change of stance, or then there's a different statement from Prime Minister Netanyahu today. So we are in a dilemma. What exactly is happening? Well, first of all, people will continue to try to find a gap between President Trump and Prime Minister Netanyahu. Good luck with that. Time and again, we've seen that there is nearly no gap between the two because we agree on the aims of this operation, and that is to remove two existential threats. For us, are existential, but I think for the United States and the rest of the world, they are
strategic threats, and we are concentrated in removing these two threats and maybe creating the conditions for the Iranian people to embrace their future. Okay, now this can end with an agreement or without an agreement. Okay, I think it's fair that the President of the United States is trying to get an agreement. We support that. But it doesn't mean that we're going to get into a ceasefire immediately before an agreement is reached. और उत्तरी ईरान से आपको एक विजुअल दिखाते हैं। देखिए, किसानों ने वहां पर एक ट्रैक्टर रैली निकाली है ईरान में, नॉर्दर्न ईरान में। अमेरिकी हमले के विरोध में ये ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। नेका इलाके में मुस्तफा खामनेई का समर्थन किया है और इसलिए ये रैली निकाली गई है। सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं वहां के लोकल लोग, किसान हैं ये, और ये एक रैली निकाल के कह रहे हैं कि अमेरिका जो कर रहा है वो गलत है, हम उसका विरोध करते हैं और अपने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का समर्थन करते हैं। और पश्चिमी इराक में अमेरिका की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। ईरान समर्थित मिलिशिया पर अटैक कर दिया है। 7 ईरान समर्थित लड़ाकों के मारे जाने की भी इस जगह से खबर है। अमेरिकी स्ट्राइक में 9 लड़ाके घायल हुए हैं। और मुस्तफा खामनेई के समर्थन में ईरान में रैली निकाली गई। लोगों ने डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए। IRGC से विध्वंसक हमले करने की मांग। देखिए, लोग एक बार फिर सड़क पर आए हैं ईरान का झंडा लेकर हाथ में और कह रहे हैं डेथ टू अमेरिका। इसके नारे लगाए, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए उन्होंने और कहा कि IRGC और विध्वंसक हमले करे, ये मांग की गई है यहां। और ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल के इंटेलिजेंस फेल हो गए हैं। पहले CISS जैसे संस्थान ईरान की मिसाइल क्षमता को 2000 किलोमीटर तक सीमित बता रहे थे। ईरान की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल खुर्रमशहर है, जिसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। अभी 100 खुर्रमशहर मिसाइलें उसके पास हो सकती हैं, इसका अंदाजा लगाया जा रहा है। जबकि सेजिल की बात करें तो उसकी रेंज लगभग 2500 किलोमीटर है। करीब 150 सेजिल मिसाइलें ईरान के पास हो सकती हैं। खैबर शिकन की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 100 मिसाइलें ईरान के पास होने की संभावना। गर्द की बात करें, इसकी रेंज 1800 किलोमीटर तक है, हमला कर सकती है। 200 मिसाइलें ईरान के पास होने का अनुमान। इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर और इसके 100 मिसाइलें होने का अनुमान है। फतेह की रेंज 1500 किलोमीटर, जबकि 150 हाइपरसोनिक फतेह मिसाइलें अभी बाकी हैं। शहाब 1300 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। 300 ऐसी मिसाइलें ईरानी खेप में अभी हो सकती हैं। और ये वो डिटेल्स हैं जो दुनिया को हैरान करे, स्पेशली ईरान की वजह से इजराइल और अमेरिका में हड़कंप जैसे माहौल है। और देखिए, जो इस वॉर की वजह से सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ है वो है दुनिया में ऊर्जा का। और ऊर्जा संकट से क्यूबा में हालात बिगड़ गए। अस्पतालों के ICU में बिजली नहीं है। बिजली संकट से बच्चों की जान मुश्किल में फंस गई है। इंक्यूबेटर्स में जो बच्चे रखे गए हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। कई हफ्ते से अंधेरे में डूबा हुआ है क्यूबा। अमेरिका ने क्यूबा की घेराबंदी कर रखी है और इस वजह से भी वहां पर पेट्रोल और डीजल नहीं पहुंच रहा है। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि अमेरिका जब ईरान से लड़ने जाता है तो दुनिया को झेलना पड़ता है, और अमेरिका अगर किसी और देश से लड़ने जा रहा है तो उस देश में क्या हालात हो जाते हैं, ये आप देखिए। अब देखिए, ट्रंप की जो तेल वाली घेरेबंदी है क्यूबा में, वो उसकी वजह से पूरा ब्लैकआउट जैसा माहौल है। और ऊर्जा संकट से क्यूबा में जनजीवन गौरव ठप हो गया है। बिजली ना होने से लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। बस अस्पतालों तक में बच्चों तक का इलाज नहीं हो पा रहा है। बिजली ना हो पाने से पानी के पंप बंद पड़े हुए हैं। 1 हफ्ते से ज्यादा वहां पर ब्लैकआउट है। और इस वक्त भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है क्यूबा। राशन और पेट्रोल के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ रहा है। क्यूबा को वेनेजुएला से फ्यूल मिलता था। ट्रंप ने वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन किया और सत्ता बदली तो क्यूबा में फ्यूल आना बंद हो गया। क्यूबा ने मैक्सिको से फ्यूल की मदद ली। ट्रंप की धमकी से मैक्सिको ने भी हाथ खींच लिए और अब क्यूबा में तेल की आपूर्ति लगभग बंद हो चुकी है। तो देखिए, ये तो अब दुनिया में क्या सिनारियो बन रहा है इस वॉर का हम दिखा रहे हैं। 26वां दिन है। हमारे एक्सपर्ट्स हमने समझने की कोशिश की कि आगे क्या हो सकता है। फिलहाल यहां रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया।